गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एजी इंजीनियरिंग 1-1 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो थर्ड सेमेस्टर में लगता है उसके हम 2 क्लास बची हो चुकी है। थर्ड क्लास आज हम बात करेंगे। तो हमारा क्या चल रहा है, तो वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन, ये अपना टॉपिक चल रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन, भी जो जलीय क्षरण है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जो हम इस इक्वेशन या समीकरण से समझ रहे हैं। यहाँ ई का मतलब था इरोजन, जो वाटर इरोजन है वो कितना हो रहा है, एफ से फैक्टर कौन कौन से कारक को प्रभावित करते हैं, सी से क्लाइमेट, टी से वहां की टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब वहां की स्थलाकृति जैसे, वी से वेजिटेशन, वहां पे वनस्पति कितनी है, एस से सोइल, वहां की जो सोइल है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और एच से हम बात कर रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज की, जो मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट की। किसी भी एरिया का जो जल क्षरण है वो वहाँ की मुख्यतः मेन चीज है, वो क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। जल क्षरण मुख्यतः किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा। जल कहाँ से आएगा, बरसात के द्वारा। तो बरसात एक क्या है, मुख्य फैक्टर है किसका, क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट के अंदर जो पहले हम बात करें तो क्लाइमेट का पहला जो है वो है रेनफॉल। रेनफॉल या वर्षा, वहाँ वर्षा कितनी होती है, कितनी मात्रा में होती है, कितनी तेज गति से होती है, ये सारे जो फैक्टर है जो वहाँ के वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो रेनफॉल के अंदर भी हम बात करें तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का भी गुण है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब उसकी प्रचंडता। जो बरसात है वो कितने प्रचंड तरीके से हो रही है, इंटेंसिटी। अगर ज्यादा उसकी रेन की अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो किसी एरिया में जो क्या वाटर इरोजन है उसकी गति को बढ़ावा मिलेगा, और इंटेंसिटी अगर कम है तो वाटर इरोजन है वो कम होगा। उसके बाद में रेनफॉल का दूसरा फैक्टर है अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वहां पे बरसात की मात्रा, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, वहां बरसात की मात्रा कितनी है। अगर बरसात की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर इरोजन है वो ज्यादा होगा। अगर मात्रा कम है तो वाटर इरोजन है वो क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो किसी एरिया में 10 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, किसी एरिया में 50 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, तो वाटर इरोजन किसमें ज्यादा होगा, जहाँ पे ज्यादा बरसात हो रही है, 50 सेंटीमीटर हो रही है। उसके बाद में वर्षा का एक गुण है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन
जो बरसात है वो कितनी देर तक चलेगी। तो ये भी वाटर इरोजन को प्रभावित करता है। अगर बरसात है उसकी अवधि ज़्यादा देर तक है, मतलब कहीं बरसात हो रही है आधा घंटे, कहीं हो रही है 3 घंटे 4 घंटे या एक दिन तक लगातार हो रही है, तो जो बरसात है वो उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वहाँ का जो है वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। अगर ड्यूरेशन जितनी ही कम होगी वहाँ का जो वाटर इरोजन है वो कम होगा। उसके बाद में रेनफॉल का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल किस होता है, रेनफॉल बूंदों के रूप में होता है। तो बूंद है जो वर्षा की बूंद है उनका साइज क्या है। अगर उनका साइज, चलो बात करें साइज, साइज को रेनफॉल, बरसात की बूंदों का साइज क्या है, आकार। अगर बूंदों का साइज ज़्यादा है तो रेन जो वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। अगर बरसात की जो साइज ऑफ रेन ड्रॉप है अगर वो कम है तो इरोजन है कम होगा। क्योंकि अगर रेन ड्रॉप का साइज बड़ा होगा तो बरसात भी ज़्यादा मात्रा में होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी तो इतनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं है सोइल की, जो उस पानी को सोइल अपने अंदर ले सके। तो वो क्या है, रन ऑफ के रूप में साइड में जाएगा, रन ऑफ के रूप में साइड में जाएगा पानी, तो वो साथ में जो मिट्टी है उसका कटाव करेगा, यानी वाटर इरोजन को वो बढ़ावा देगा। अब रेनफॉल का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल। वेलोसिटी का मतलब होता है गति। तो जो रेन ड्रॉप है, बरसात है, वर्षा की जो बूंदे हैं वो कितनी तेज गति से जमीन के ऊपर पड़ रही है। तो जितनी ज़्यादा तेज गति से पड़ेगी तो क्या है, सप्लेश इरोजन को बढ़ावा देगी, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। सप्लेश इरोजन जो कि वाटर इरोजन की शुरुआती क्रिया जिसको हम बौछार बोलते हैं। तो अगर रेन ड्रॉप की गति ज़्यादा होगी तो बौछार चरण है वो ज़्यादा होगा, तेजी से गिरेगी जमीन के ऊपर। तो क्या है, जो भी कण है, जो सोइल के पार्टिकल उनको छिन्न भिन्न करेगी या ज़्यादा उछालेगी। तो रेनफॉल के अंदर सबसे पहले क्लाइमेट, क्लाइमेट के अंदर पहला गुण था रेनफॉल। अब रेनफॉल के लिए आगे 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए जो कि अलग अलग तरीके से अपने वाटर इरोजन को है वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले था अपने इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो बरसात है वो कितने प्रचंड तरीके से हो रही है, इंटेंसिटी। दूसरा था अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा है वो कितनी हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है वाटर इरोजन। अगर मात्रा ज़्यादा है तो वाटर इरोजन ज़्यादा होगा। थर्ड ड्यूरेशन या अवधि, कितनी देर लंबी तक चली बरसात। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है तो जो वाटर इरोजन है वो भी ज़्यादा होगा। उसके बाद में आता है साइज ऑफ रेनफॉल, वर्षा की जो बूंदे हैं उनका आकार, आकार अगर बड़ा है तो वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। अगर साइज कम है, छोटा है रेनफॉल का, तो वो कम होगा। उसके बाद में आती है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, जो वर्षा की बूंदें हैं या रेन ड्रॉप है उनकी किस गति से आ रही है। तो उनकी जितनी भी गति ज़्यादा होगी उतना ही जो वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। तो क्लाइमेट के अंदर पहला फैक्टर था रेनफॉल। रेनफॉल के बाद में क्लाइमेट का दूसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है, जो कि इरोजन को बढ़ावा देता है। तो रेनफॉल के बाद में दूसरा है टेम्परेचर या तापमान। वही एरिया है, उस एरिया में टेम्परेचर कितना रहता है, यह है कि वाटर इरोजन को प्रभावित करता है। तो आप बोलोगे टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा। तो किसी एरिया, मान लो कहीं का टेम्परेचर रहता है हाई, पहाड़ी एरिया है और टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में हाई रहता है।
हाई रहता है तो ज़्यादा टेम्परेचर होने से तो केमिकल और फिजिकल जो वेदरिंग है वो रॉक्स की चट्टानों की होनी स्टार्ट हो जाती है। केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग। तो जो चट्टानें अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ की उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होगी और फिजिकल भौतिक रूप से भी उन चट्टानों का वेदरिंग मतलब होता है अक्षय यानी कि चट्टानों का टूटना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होगी उनके अंदर, तो जो वेदरिंग होगी रिएक्शन से वेदरिंग होगी तो चट्टानें क्या कमज़ोर पड़ेगी। तो कमज़ोर पड़ेगी तो कमज़ोर चट्टानों पर अगर बरसात भी ज़्यादा होती है तो क्या उनके टूटने का खतरा है वो ज़्यादा रहता है। तो वो वहाँ पे वाटर इरोजन को बढ़ावा मिल सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कौन सी क्रिया होती है सॉइल के अंदर, केमिकल क्रियाओं की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं चट्टानों के अंदर होती रहती है, जिसके कारण चट्टानें हैं वो फिजिकल रूप से कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर चट्टानें होगी तो उन पर अगर बरसात भी होगी तो उनकी जो वेदरिंग है या वाटर इरोजन है वहाँ पे भूमि का कटाव ज़्यादा होगा। तो हमने टेम्परेचर किस प्रकार से वाटर इरोजन को प्रभावित करता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इरोजन ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वाटर इरोजन कम होगा। ये था क्लाइमेट का दूसरा टॉपिक। पहला था रेनफॉल में भी आगे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। दूसरा आगे टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित करता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वाटर इरोजन होगा। नेक्स्ट क्लाइमेट का कौन सा फैक्टर जो है वाटर इरोजन को प्रभावित कर सकता है, तो वो है विंड यानी कि हवा या वायु। तो क्लाइमेट का फैक्टर है विंड। तो विंड अगर कहीं हवाएं बहुत ज़्यादा तेज गति से चलती है तो क्या है जो मिट्टी के कण उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करेगी। तो इस प्रकार विंड भी एक वाटर इरोजन है उसको प्रभावित करने का काम करती है। तो विंड के अंदर भी 3 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले तो विंड वेलोसिटी, हवा की गति कितनी है, गति ज़्यादा होगी तो वाटर इरोजन ज़्यादा होगा। मान लो बरसात भी हो रही है, बरसात के साथ में भी हवा बहुत तेज गति से चल रही है तो क्या है जो रेन ड्रॉप है उसकी भी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। विंड की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जिसके कारण वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद विंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर वहाँ के सॉइल का मॉइस्चर कितना है, सॉइल मॉइस्चर। अगर वहाँ की मिट्टी नम है, कोई एरिया वहाँ की अगर मिट्टी नम है तो वो हवा से नम है तो वो हवा उसको एक से स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं कर सकती जितनी कि वो शुष्क और अर्धशुष्क एरिया में करती है, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में इतना करती है। तो वहाँ के अगर सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है तो भी विंड कम नुकसान पहुँचाएगी। अगर वहाँ के सॉइल शुष्क है एरिड है तो क्या है जो वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा। और तीसरा है जो विंड है वो किस प्रकार से इफेक्ट करती है, तो वेजिटेटिव फोर्स, अब किसी एरिया में मान लो हवा तो तेज गति से चल रही है लेकिन वहाँ की जो सॉइल है वो वनस्पति से कितनी मात्रा में ढकी हुई है, ये चीज़ भी वाटर इरोजन को प्रभावित करती है। अगर ज़्यादा मात्रा में वनस्पति से ढकी हुई है तो क्या वाटर इरोजन है वो कम होगा। अगर
वनस्पति वहाँ की सोइल पे नहीं है और विंड भी चल रही है, तो जो वाटर इरोजन है इसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो वनस्पति होती है वो वाटर इरोजन को रोकने में सहायक होती है। तो ये सारे जो हमने डिस्कस किए, क्लाइमेट ओनली अभी तक क्लाइमेट हुआ है वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले। क्लाइमेट के अंदर भी रेनफॉल, टेम्परेचर और विंड, तीन चीज किस प्रकार से वाटर इरोजन को प्रभावित करती है। क्लाइमेट के बाद में हम बात करें जो भी फैक्टर प्रभावित करते हैं वाटर इरोजन को, तो वो है वहाँ की टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति। वहाँ की स्थलाकृति कैसी है? अगर समतल है तो क्या है, वाटर इरोजन होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अगर वहाँ की किसी एरिया की जो जमीन है वहाँ की जो अगर ढालू है, स्लोपी है, तो वहाँ जो वाटर इरोजन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पानी है वो एक निश्चित जो सोइल फील्ड के ऊपर पहुँच जाती है, तो रन ऑफ के रूप में ढाल की तरफ अग्रसर होगा, ढाल की तरफ अग्रसर होगा, तो वो अपने साथ में जो मिट्टी के गुणों को लेके जाएगा। टोपोग्राफी में हम बात करें दो चीज मुझे प्रभावित करती है। पहला है डिग्री ऑफ स्लोप या ढाल का प्रतिशत। कितने प्रतिशत ढाल है उस वहाँ की स्थलाकृति में, कितने प्रतिशत ढाल है। तो जैसे जैसे प्रतिशत में स्लोप है उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, तो वहाँ क्या वाटर इरोजन होने के चांसेस इतने ही ज़्यादा होंगे। जितने जितने वहाँ की कम होगी उतना ही वाटर इरोजन है उसके चांसेस कम होंगे। तो हम बात करें तो इसको एक इक्वेशन के द्वारा समझा जा सकता है। जहाँ पे x इज बराबर वाटर इरोजन मान सकते हैं, इस बार से क्वेश्चन पता लगे तो अपने इक्वेशन अपने बनाने वाले, तो जो अपने ज़्यादा समझ में आते हैं। और यहाँ पे 0.0065 s 1.49, जहाँ की x का मतलब है, s का मतलब है डिग्री ऑफ स्लोप या परसेंटेज ऑफ स्लोप। तो वहाँ जितनी ज़्यादा मात्रा में ढाल होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में जो है वाटर इरोजन होगा। तो हम इसे एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। तो टोपोग्राफी में सबसे पहले हो गया ढाल कितनी मात्रा में, डिग्री क्या है। दूसरा है लेंथ ऑफ स्लोप, ढाल की लंबाई कितनी है। लेंथ ऑफ स्लोप, लंबाई कितनी है। वहाँ की स्थलाकृति में अगर जो स्लोप है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो क्या होंगे, वाटर इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर लंबाई कम है फील्ड की या वहाँ की स्थलाकृति की लंबाई कम है स्लोप की, तो क्या वाटर इरोजन होने के चांसेस कम होंगे। इसको भी हम इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। तो x से मतलब तो वही है वाटर इरोजन या सोइल लॉस, या इसको हम सोइल लॉस मान सकते हैं कितना हो रहा है। और 0.0025 L इज ऊपर 1.53, जहाँ L से मतलब है लेंथ ऑफ
चलो लंबाई कितनी है, किसके अंदर होगी, यूनिट होगी इसकी फीट। जितनी ज़्यादा लंबाई लेंथ स्लोप की ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वाटर इरोजन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट और क्लाइमेट के बाद में टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी में दो चीज़ें प्रभावित करती है, पहला है डिग्री ऑफ स्लोप एंड सेकंड है लेंथ ऑफ स्लोप। कितना ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में बहाया जाता है और उसकी लंबाई कितनी है, जिसको हम निम्न समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर है जो प्रभावित करता है वाटर इरोजन को, वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन या वनस्पति। तो कोई एरिया है अगर ज़्यादा उसमें वेजिटेटिव कवर है, वनस्पति ज़्यादा है, तो क्या है वाटर इरोजन कम होगा। अगर वनस्पति कम है तो वाटर इरोजन ज़्यादा होगा। तो वनस्पति कैसे रोकती है, तो सबसे पहले क्या करती है वनस्पति, इंटरसेप्शन ऑफ रेनफॉल। जो वर्षा है या बरसात की जो बूंदे हैं उनके बीच में और सोइल के बीच में एक इंटरसेप्शन या बाधा उत्पन्न करती है, डायरेक्ट टच के अंदर नहीं आने देती है, जिसके कारण जो है कि वाटर इरोजन होने की संभावनाएं कम हो जाती है। फिर दूसरा है रिड्यूस रन ऑफ वेलोसिटी। इस एरिया में अगर वनस्पति ज़्यादा है तो जरा रन ऑफ के रूप में जो पानी एक्स्ट्रा होकर बह रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है या गति है उसको कहीं ना कहीं बीच में वनस्पति आएगी तो वो बाधित होगी। उसकी गति कम होगी तो क्या होगा, वाटर इरोजन है वो कम होगा। और उसकी अगर गति ज़्यादा है तो ज़्यादा क्या है तो वाटर इरोजन होगा। तीसरी हम बात करें वनस्पति किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, रूट इफेक्ट। वनस्पतियों की वनस्पति की जड़ें, अब जड़ें क्या करती है, जो सोइल है वहाँ की उसको बांध के रखती है। तो अगर वहाँ पे वाटर इरोजन जितनी ज़्यादा वनस्पति होगी, जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी तो वहाँ की सोइल को ज़्यादा बांध के रखेगी तो क्या होगी, जो वाटर इरोजन है वो कम होगा। इसके अलावा वनस्पति किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, ट्रांसपिरेशन। अगर किसी एरिया में वनस्पति ज़्यादा है, वनस्पति का गुण होता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, जो कि एक जैसे जैसे टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है अपने आप को टेम्परेचर से बचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा वनस्पति होगी तो वहाँ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन के अंदर जो सोइल का पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा, सोइल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो अगर मान लो बाद में बरसात ज़्यादा हो रही है तो सोइल के अंदर पानी की कमी है तो सबसे पहले तो अपने आप को सेचुरेट करेगी। सेचुरेट करने के बाद में रन ऑफ होगा तब जाके कोई वाटर इरोजन की कंडीशन आएगी। अगर सोइल के अंदर पहले से पानी की कमी है तो वो क्या है, पहले अपने आप को सेचुरेट करेगी तो कुछ हद तक जो वेजिटेशन है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर इरोजन को कम करता है। उसके बाद में वेजिटेशन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, तो वह प्लांट रेजिड्यू। अब पौधों के अवशेष, जितनी मात्रा में पौधों के अवशेष सोइल पर ज़्यादा होंगे तो वह कहीं न कहीं जो रन ऑफ है उसके अंदर रन ऑफ है, जो बरसात है, उन सभी के बीच में एक बाधा उत्पन्न करेंगे जिससे कि वाटर इरोजन है वो कम होगा। तो वनस्पति की 4-5 तरीके से वाटर इरोजन को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले बरसात को डायरेक्ट टच में नहीं आने देती मिट्टी के, इंटरसेप्शन ऑफ रेनफॉल जिस कारण बचाती है। उसके बाद में जो रन ऑफ के रूप में पानी बह रहा है उसकी गति को कम करती है। तीसरा है जो वनस्पति की जड़ें हैं मिट्टी को बांध के रखती है, इतनी जल्दी नहीं उसका इरोजन या कटाव होने देती। उसके बाद में ट्रांसपिरेशन भी करती है तो सोइल के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो
काफ़ी हद तक वो वाटर इरोजन से बचाती है। उसके बाद प्लांट रेजिड्यू, जितनी मात्रा में पादप का अवशेष है वो सॉइल के ऊपर रहेंगे तो भी जो वाटर इरोजन है उसकी मात्रा कम होगी। तो इसके बाद में वेजिटेशन के बाद में दो फैक्टर और बच गए। चौथा है सॉइल और पांचवा है ह्यूमन एक्टिविटी। हमने तीन फैक्टर के बारे में आज विस्तार से चर्चा की। कौन कौन से? पहला क्लाइमेट, दूसरा टोपोग्राफी और तीसरा वेजिटेशन। दो फैक्टर और बचे हैं सॉइल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।